हेलो फ्रेंड्स। आज भारतीय विदेश नीति के आधार और स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय विदेश नीति का निर्माण कैसे आरंभ हो चुका था, उसी सीरीज के तीसरे लेक्चर को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और इसके पूर्व के जो 2 लेक्चर्स हैं उसको आप ज़रूर सुने, तभी आप इस तीसरे लेक्चर का पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो बाकी जो दोनों लेक्चर्स हैं इस सीरीज के, भारतीय विदेश नीति के आधार और उसमें प्रवृत्तियों का जो लेक्चर है, उसको सुनने के लिए आप शेखर ट्रैवल प्लस व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें और उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। और भी और बहुत सारे लेक्चर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न एस्पेक्ट से जुड़े हुए लेक्चर्स हैं। आप उनको ज़रूर सुने और उससे लाभ प्राप्त करें। साथ ही आज का ये लेक्चर भी हम स्टिल मोड में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको उस रूप में वो प्राप्त होगा। थैंक यू। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ, तब भारत के सामने कई रास्ते खुले थे और विश्व की जो परिस्थिति थी उसमें भारत के समक्ष एक और जहां पूंजीवाद का रास्ता था, लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र का रास्ता था, तो दूसरी ओर कम्युनिज्म, साम्यवाद का भी रास्ता दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस समय तक साम्यवाद का आरंभ हो चुका था। तो 1939 एक ऐसा रोचक और महत्वपूर्ण समय था, मोड़ था भारत के लिए, जब विदेशों के साथ संबंध के बारे में भारत के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगे। इस समय मुख्य रूप से 3 प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई। एक और गांधी जी और नेहरू के नेतृत्व वाले कांग्रेस का दृष्टिकोण था, जो ब्रिटिश साम्राज्य का विरोधी था, और दूसरी ओर वो हिटलर, मुसोलिनी और जापानी जो सैन्य ताकतें थीं, उनकी जो एक्सपेंशनिस्ट, विस्तारवादी और हिंसक नीति और गतिविधियां थीं, उसका तो और अधिक विरोधी था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जो दोनों पक्ष थे, एलाइड पावर्स और एक्सेस पावर्स, दोनों की ही कुछ नीतियों का भारत के द्वारा विरोध किया जा रहा था। भारत की उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो इसका विरोध कर रही थी। तो दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाला कांग्रेस का एक गुट और था, जिसका मानना था कि भारत का एकमात्र लक्ष्य अभी क्या है, ब्रिटिश शासन की गुलामी से आज़ादी पाना, और इसलिए भारत को जर्मनी, इटली और जापान की जो ताकतें हैं, जो एक्सेस पावर है, उसके वैचारिक आधारों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी केवल हमें ब्रिटिश जो इंपीरियलिज्म है उससे मुक्ति के विषय में सोचना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, उसके जो फॉलोअर्स थे वो ये मानते थे कि भारत को इंग्लैंड, फ्रांस और बेल्जियम और दूसरी ओर जर्मनी, इटली, जापान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसका फायदा उठाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार अभी परेशानी में घिरी है और उसका लाभ उठाना चाहिए, और इसीलिए उसी दौरान उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनका सोचना था कि भारत को अपनी ज़मीन से ब्रिटिश सत्ता को
खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए ब्रिटेन की जो शत्रु ताकतें हैं उनकी सहायता लेनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये भी मानते थे कि यदि भारत स्वतंत्र होने के लिए इन नई साम्राज्यवादी ताकतों की सहायता लेता है तो उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। और इन्हीं सब विचारों के आधार पर आपको याद होगा कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। और इसमें सैनिक कहाँ से लाया जाए, तो वे भारतीय जो ब्रिटिश सेना की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुए थे और एक्सेस पावर के द्वारा, विशेष रूप से जर्मनी और जापान के द्वारा जिन्हें बंदी बनाया गया था, उनको लेकर ही जर्मनी से, जापान से बातचीत करके उन युद्धबंदी भारतीय सैनिकों को जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे उन्हें लेकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत को आज़ादी दिलाना। भारत की विदेश नीति की तीसरी जो विशिष्ट प्रवृत्ति इस समय दिखाई दे रही थी 1939 में, गांधी नेहरू का नेतृत्व वाली प्रवृत्ति, दूसरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली प्रवृत्ति, और तीसरी प्रवृत्ति आप समझ सकते हैं जिसे साम्यवादियों के द्वारा तैयार किया गया था। 1917 में सोवियत संघ का निर्माण हो चुका था, साम्यवाद का आगमन विश्व में हो चुका था और भारत का एक बड़ा वर्ग इन साम्यवादियों से प्रभावित था। और कई भारतीय नेता रूस गए और उन्होंने साम्यवाद की जानकारी प्राप्त की, उस विचारधारा को समझा और भारत आकर उन्होंने साम्यवादी दल या समाजवादी दल का भी निर्माण किया। इसमें एम.एन. रॉय भी शामिल थे, इसके अलावा लोहिया भी शामिल थे, जिनके द्वारा साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा की हिमायत की जा रही थी। तो भारत की विदेश नीति की तीसरी विशिष्ट प्रवृत्ति भारत के लेफ्टिस्ट्स, कम्युनिस्ट्स या साम्यवादियों द्वारा तैयार की गई। ये जरूर है कि इनकी अपनी कोई स्वतंत्र विचारधारा नहीं थी, बल्कि इन्होंने यूरोप की सन 1930 और 1940 की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके संबंध में वही प्रतिक्रिया दी जो सोवियत संघ के द्वारा दी जा रही थी। 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध में आरंभिक काल में सोवियत संघ जर्मनी के साथ था या धुरी राष्ट्रों के साथ था। तब तक भारतीय साम्यवादी भी द्वितीय विश्व युद्ध को आजादी की लड़ाई या पीपल्स वॉर, जन युद्ध कहते रहे। 1941 में सोवियत संघ ने पाला बदल लिया और वो मित्र पक्ष की ओर से युद्ध में शामिल हो गया और उसके साथ ही अब इस युद्ध के प्रति भारतीय साम्यवादियों का विचार भी बदल गया और इस युद्ध को एक लोकतंत्रात्मक विश्व के निर्माण के लिए युद्ध का नाम दिया जाने लगा, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट अ पीपल्स वॉर। तो भारतीय साम्यवादियों का रुख 1930 और 40 की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति निर्धारित हुआ, सोवियत संघ के अनुसार, सोवियत संघ के आधार पर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो अग्रणी राजनीतिक पार्टी थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी विचारधारा में आगे जाकर थोड़ा परिवर्तन हुआ और भारत ने ये कहना शुरू किया कि अंग्रेजों को भारत को भी आज़ादी देनी चाहिए,
यानी अगर ये युद्ध लोकतंत्र के लिए है, अगर ये युद्ध लोगों की स्वतंत्रता के लिए है, तब भारत को भी आज़ादी दी जानी चाहिए। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ने पहले विश्व युद्ध का रवैया नहीं रखा। यानी पहले विश्व युद्ध में तो ये कहा गया था कि भारतीयों को अंग्रेज़ों का जो संकट है उसका लाभ नहीं उठाना चाहिए, और इस समय गांधी जी ने पूर्ण रूप से कोऑपरेट करने का निर्णय लिया था। लेकिन इस बार थोड़ा परिवर्तन हुआ और अब ये समझा जाने लगा कि अपनी जो वैध मांग है यानी पूर्ण स्वतंत्रता, उसके लिए भारत को इस दौरान आवाज उठानी चाहिए। और इसीलिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लड़ा गया। 1929 में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान ये घोषणा तो दी गई थी कि भारत अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम से संतुष्ट नहीं होगा, भारत को अब टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए थी। और इसी आधार पर भारत के द्वारा ये परिवर्तन किया गया अपने विचारों में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत ने अब मांग शुरू की कि उसे भी आज़ादी दी जाए। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट उसका एक उदाहरण है। तो हम ये देखते हैं कि अब भारत अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से अपनी समस्याओं को जोड़ने लगा, और जो लेजिटिमेट उद्देश्य, लेजिटिमेट गोल्स थे भारत की राष्ट्रीय नीति के, उनको अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ जोड़कर काम किया जाने लगा। और एक और भारत धुरी राष्ट्रों का तो विरोध कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसने ब्रिटेन और अमेरिका इत्यादि पर भी दबाव डालने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन को आरंभ किया, जिसके लिए कुछ आलोचना भी की गई भारत की, और कहा गया कि भारत के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो सही नहीं है, लेकिन तो भारत के द्वारा अपने हितों को देखा गया, क्योंकि भारत के अनुसार ये बहुआयामी विदेश नीति संबंधी दृष्टिकोण तैयार करने की ओर पहला कदम था, जिसमें जो वैध विचारधाराएं हैं उनको समर्थन देते हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने और राष्ट्रहित की पूर्ति दोनों में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति तक आपको पता ही है कि भारत आज़ादी की राह पर आगे बढ़ने लगा था। 1945 तक कैबिनेट मिशन प्लान आ चुका था, और उसके पश्चात भारत में चुनाव भी किए गए, और उसके आगे तो आपको पता ही है कि माउंटबेटन योजना और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। तो 1945 के बाद दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति तक भारत आज़ादी की ओर कदम बढ़ाने लगा था, और अब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो इमर्जिंग पॉलिटिकल मोटिवेशंस थे, जो राजनीतिक प्रेरणाएं थी, रणनीतियां थी, उनके ऊपर ध्यान देने लगे थे। भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसकी समाप्ति के समय जो तरह तरह के चार्टर्स साइन किए गए थे, जैसे अटलांटिक चार्टर पर साइन किया गया था, माल्टा में जो सम्मेलन हुआ था बड़ी शक्तियों का, उसके कारण जो परिवर्तन हुए थे, इसी प्रकार फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जो ईरान और सऊदी अरब के साथ बातचीत की थी, बैठक की थी, और साथ ही साथ पोट्सडम कॉन्फ्रेंस जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी, और जिससे ट्रूमन जो सिद्धांत था वो स्थापित हुआ था, ट्रूमन युग की स्थापना हुई थी। तो ये सब के बारे में भारत ने भी विचार करना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया, क्योंकि
ये एक नए युग का सूत्रपात था। ये सारी जो कॉन्फ्रेंसेस, पोट्सडम से लेकर माल्टा से लेकर ये जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस थी, उन्होंने विश्व के स्वरूप को निर्धारित करने का काम किया था। विश्व दो खेमों में बंटने लगा था और पोट्सडम कॉन्फ्रेंस ने तो स्पेशली पैक्स अमेरिकाना के युग को जन्म दिया था, अमेरिकावाद का युग को आरंभ किया था। भारत का ध्यान दूसरी ओर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो शीत युद्ध इमर्ज कर रहा था, उभर रहा था, उस पर भी भारत ध्यान दे रहा था। और भारत के नेता उन विकासशील देशों के उभरते हुए रूलिंग क्लास में से थे, जिनका एक से था, एक महत्व था, और विकासशील देशों के साथ ही साथ विकसित देश भी उनकी ओर देख रहे थे और कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। भारत ने जो आर्म्स रेस आरंभ हुई, उस पर भी अपने विचारों को बनाना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया कि व्हाट विल बी इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, और उसको समझना शुरू किया। और साथ ही साथ भारत ने दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका के कुछ भागों में जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, उसमें भी अपनी भूमिका को स्पष्ट करना शुरू किया। और अपने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ भारत ने इन देशों में भी जो डीकोलोनाइजेशन के लिए आंदोलन चल रहा था, उसको समर्थन देना शुरू किया। अगर हम इतिहास को पढ़ें ये जानने के लिए कि कैसे भारतीय विदेश नीति का आधार तय हुआ, क्यों भारत ने नॉन अलाइनमेंट को अपनाया या क्यों शांति की बात की, क्या कारण थे, क्या जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो कैसे बने, what is the basis of Indian foreign policy, then we will find a number of conferences and statements issued by our leaders of Indian National Congress in these conferences, which clearly point out that India supported peace, decolonization, liberty, independence, and a world which was peaceful and full of cooperation. 7 सितंबर 1946 को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू ने आने वाले भारत के प्रति अपने विचारों को रखते हुए यह कहा कि दुश्मनी और घृणा और आंतरिक संघर्षों के बावजूद विश्व में सहयोग की स्थापना की जरूरत है। और उनका कहना था कि विश्व आज कॉमनवेल्थ विश्व की ओर बढ़ रहा है, और इसी नए विश्व में जहां पर डिफरेंसेस होते हुए भी कोऑपरेशन है, ऐसे ही नए विश्व में भारत को आगे बढ़ना है। नेहरू की जो कल्पना थी वो कैसी थी? एक ऐसा विश्व जहां आजाद लोगों को स्वतंत्र रूप से सहयोग दिया जाएगा, कोई वर्ग या श्रेणी एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे। तो आजादी के पहले, आजादी के समय और आजादी के बाद भी भारत का दृष्टिकोण विश्व के प्रति यही बना रहा, हम देख सकते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने ये चर्चा की कि भारतीय विदेश नीति का फाउंडेशन कहाँ है, कहाँ पर वो आधारित है, और कैसे किन प्रवृत्तियों ने उसको वो बनाया जो कि वो आज के समय में है। उसके साथ ही साथ हमको ये भी जानने की ज़रूरत है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर what was India's perspective
इन फॉरेन पॉलिसीज। अंतर्राष्ट्रीय जो समीकरण बने विश्व युद्ध के बाद, उसके बारे में भारत के क्या अनुभव थे। शीत युद्ध की जो नई व्यवस्था बनी, जो द्विध्रुवीय व्यवस्था बनी, बाइपोलर जो सिस्टम स्थापित हुआ, उसके बारे में भारत क्या सोचता था। उस व्यवस्था में अपनी स्थिति के बारे में भारत क्या सोचता था। कई वर्षों, हजारों वर्षों के बाद पहली बार भारत स्वतंत्र जब हुआ, उपमहाद्वीप जो भारत का था, उसमें एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में भारत ने अपनी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय जगत के प्रति कैसे निर्धारित की, कौन सी चुनौतियां उसके सामने आई और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसने क्या नीति अपनाई। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो उसने तरीके अपनाए, वास्तव में वही हमारी विदेश नीति की मूलभूत प्रवृत्तियां हैं।